बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो राइट शिफ्ट होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, वो मोस्ट लाइकली उस वक्त जो आपकी जब राइट शिफ्ट के अंदर आपकी P50 की वैल्यू 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है। जो P50 होती है वो ऑक्सीजन टेंशन होती है हीमोग्लोबिन की, जब 50% हीमोग्लोबिन आपकी सैचुरेट हो जाती है। P50 आपकी वो ऑक्सीजन टेंशन है जिस पे आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। जो नॉर्मल P50 की वैल्यू होती है वो 26.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है P50 की वैल्यू के साथ। जब आपकी शिफ्ट होती है लेफ्ट की तरफ जिसमें आपकी हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है तो P50 की वैल्यू लो होगी। जब आपकी राइट शिफ्ट होती है जिसमें आपकी लो ऑक्सीजन एफिनिटी होती है तो आपकी P50 वैल्यू हाई होती है। अब सब चीज़ें ज़्यादा थी। जब आपकी राइट शिफ्ट होती है ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो आपकी pH भी ज़्यादा, आपकी pH कम होती है सिर्फ, बाकी सब कुछ ज़्यादा होता है। आपने हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होती है तो आपको राइट शिफ्ट होता है। जब आपका 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ज़्यादा होता है तो आपको राइटवर्ड शिफ्ट होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एक्सरसाइज के अंदर आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और इसी तरह से जब आपकी P50 की वैल्यू हाई होती है, जब P50 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट आता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का। और इसी तरह से जो सब कुछ कम होता है, सिर्फ आपकी pH ज़्यादा होगी लेकिन सब कुछ कम होगा। आपका हाइड्रोजन आयन कम होगा, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, लो होगा 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, टेम्परेचर भी लो होगा। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर लेफ्ट शिफ्ट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप ट्रांसपोर्ट होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी के ऊपर, वो आपकी 2.7% होती है। 2.7% होती है। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होगी 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑफ प्रेशर के ऊपर, वो आपकी 2.7% होती है। जो लेफ्ट शिफ्ट होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, वो आपकी लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। इसे हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, लेफ्ट शिफ्ट होती है आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की लो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से, इसे कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। और जब शिफ्ट होती है ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पे हाइपोकार्बिया की वजह से, हाइपोकार्बिक, इसे हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाने की वजह से, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के कम हो जाने की वजह से आपकी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी तो उसको हम हेल्डेन इफेक्ट करते हैं। हेल्डेन इफेक्ट में लेफ्ट शिफ्ट होती है, बोर्स इफेक्ट में राइट शिफ्ट होती है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर जाती है। इसको हम बोर्स इफेक्ट भी कहते हैं। अब उसके बाद दिया हुआ है कि पल्मोनरी पैरामीटर्स के बारे में बताया हुआ है। रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर्स, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, आपका प्री लोड ज़्यादा हो जाता है, आपका आफ्टर लोड कम हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। प्लेसेंटा का भी प्लेसेंटा भी होती है और यूट्रस की भी परफ्यूजन होती है। ठीक है, प्लेसेंटा और यूट्रस की परफ्यूजन ज़्यादा करने की वजह से प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिले और आपकी यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिले तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। इसी तरह से जो कार्डिक आउटपुट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, प्री लोड ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। एनीमिया हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, प्लाज्मा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है और आरबीसीज आपके थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए आपको रिलेटिव एनीमिया हो जाता है। और हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, आपका ब्लड लॉस, ताकि आपका डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस कम हो तो इसलिए आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है। रिस्पायरेशन के ऊपर जो माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाती है, टाइडल वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी भी स्लाइटली कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है और जो माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है प्रोजेस्टेरोन की वजह से तो क्या होता है कि आपकी जो मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाती है। मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाने की वजह से आपकी जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर रही थी प्रेगनेंसी के अंदर, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज करती है लेकिन टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर रिस्पायरेटरी पैरामीटर्स जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम हो जाती है। लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम हो जाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है।
सिनेरियो दिया हुआ था प्रेगनेंसी का जिसमें हीमोग्लोबिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो 11.5 था, लेकिन टर्म पे 9.5 हो गया। तो कॉज क्या था? फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा होता है रिलेटिव टू आरबीसीज, तो आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है, हीमोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है एनीमिया की प्रेगनेंसी के अंदर वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से या फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो एनीमिया डेवलप हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर रेड सेल मास इंक्रीज करता है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पेन हुआ है डिलीवरी के कुछ देर के बाद, ईसीजी के ऊपर हमें S1Q3T3 पैटर्न मिल रहा है। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होगा डायग्नोसिस के लिए? हम गैलियम स्कैन कराएंगे। अगर तो हमें S1Q3T3 पैटर्न मिलेगा और पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो गया है फ्यू आवर्स ऑफ द डिलीवरी के बाद, तो फिर आपने उसका गैलियम स्कैन कराना होता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मिथाइल डोपा होती है। और सबसे पहले और लेबिटालोल जो होती है ना, वो आपने ज़्यादा चूज़ करनी है एज कम्पेयर टू मिथाइल डोपा। लेबिटालोल हम देते हैं और अगर लेबिटालोल नहीं दिया हुआ तो फिर आपने मिथाइल डोपा को चूज़ करना होता है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर उसको ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लेबिटालोल देते हैं, और अगर लेबिटालोल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपने मिथाइल डोपा करना है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से हम लेबिटालोल देते हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू मिथाइल डोपा। अगर तो प्री एक्लैम्शिया की वजह से हाइपरटेंशन है तो हम IV हाइड्रोलिजीन देते हैं लेबिटालोल से भी पहले, और एक्लैम्शिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। अब प्रेगनेंसी की वजह से अगर हाइपरटेंशन होगी तो हम लेबिटालोल देंगे मिथाइल डोपा से ज़्यादा, और अगर प्री एक्लैम्शिया होगा और तो हम IV हाइड्रोलिजीन देते हैं, और लेबिटालोल से ज़्यादा आप IV हाइड्रोलिजीन को प्रेफर करोगे अगर प्री एक्लैम्शिया वाली कंडीशन होगी। अगर एक्लैम्शिया होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एक 30 ईयर ओल्ड आपके पास प्रेग्नेंट आई है, उसको थर्ड टाइम डाइज इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन अ रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उसका थर्ड ट्राइमेस्टर था, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगी? फॉर्ट्यूटस डेथ। फॉर्ट्यूटस डेथ हमने पहले ही पढ़ा था, वो ऐसी डेथ होती है जिसका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम है और उसको अल्कलोसिस डेवलप हो गई है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी उसकी होगी? हाइपोकैलीमिया डेवलप हो जाएगा। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम वाली के अंदर अल्कलोसिस हो जाती है और हाइपोकैलीमिया हो जाता है। पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन जो होता है वो नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के अंदर। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के अंदर। डिफरेंस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में? पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, खाने के बाद उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होता है प्रेगनेंसी में। पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होता है प्रेगनेंसी में। एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है, वो फेंट हो गई और अचानक से इमरजेंसी के अंदर आई है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपने लिटाना है, राइट लैटरल में नहीं करना। लेफ्ट टू अवॉइड कंप्रेशन ऑफ विच एब्डोमिनल स्ट्रक्चर? IVC, इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन ना हो, तो हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाते हैं ताकि उसकी इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेस ना हो। और एक एपिलेप्टिक लेडी है जो कि करंटली फेनेटॉइन ले रही थी और उसको प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो कंसर्न है अबाउट हर मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी, तो आप रिप्लेस करोगे बारबीट्यूरेट के साथ। अगर तो फेनेटॉइन ले रही है और एपिलेप्सी है उस लेडी को, तो फिर आप उसको बारबीट्यूरेट दे दोगे फेनेटॉइन की जगह। अब वेरिएशन होती है प्री एक्लैम्शिया के इंसिडेंट्स के अंदर। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज होता है जो डिजीज़ में, उसमें क्या होता है? यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है ना आपकी डिजीज़ के अंदर, वो क्या होता है? यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ की वजह से। अब फीमेल है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, उसका जो प्रेजेंट की है ब्लड प्रेशर उसका 160/110 है। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन उसको भी है, उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर भी है, और उसको हमने अल्फा मिथाइल डोपा स्टार्ट करनी है। अल्फा मिथाइल डोपा स्टार्ट करेंगे या फिर हम उसे लेबिटालोल देंगे, या फिर जो है वो हम उसको अगर प्री एक्लैम्शिया होगा तो उसको हम IV हाइड्रोलिजीन देंगे। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ डिक्रीज कर जाती है? जो आपका आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिक्रीज कर जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका डिक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लो होता है। अब कौन सा हार्मोन होता है जो कि सेम ही रहता है प्रेगनेंसी में? ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल सेम रहता है प्रेगनेंसी के अंदर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी की बेस्ट डायग्नोसिस हम करते हैं आफ्टर 10 डेज ऑफ कंसेप्शन बाय सीरम बीटा HCG, ठीक है। कंसीव करने के 10 दिन के बाद भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को सीरम बीटा HCG करा के, ठीक है। सीरम बीटा HCG करा के हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं कंसेप्शन के 10 दिन के अंदर अंदर भी। ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती है टिश्यूज के अंदर, क्योंकि एक तो आपकी जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी 200 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन अवेलेबल भी नहीं होती ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में कम कर देती है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का। तो सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, जो साइनाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये दोनों एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये इनहिबिशन कराते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके कॉम्प्लेक्स 4 की इनहिबिशन करा के जो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। हाइपॉक्सिया जो होता है ना, दैट डज नॉट फुली रिकवर करेक्ट बाय सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड इंक्रीज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या होता है, हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाता है जो कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से भी और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से भी इम्प्रूव नहीं होता है, फुली करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी एरोबिक ऑक्सीजन का जो मैकेनिज्म होता है उसको ये इनहिबिट कर देती है, क्योंकि ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, जो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर होता है उसकी इनहिबिट करके साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। तो जो एनारोबिक मैकेनिज्म होता है और जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होती है वो भी उसको इंप्रूव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको पिंक या चेरी रेड कलर की स्किन हो जाती है पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पे, और सीजर्स भी हो सकते हैं और इवन कॉमा भी हो सकता है। अब जो साइनाइड आता है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है कंबशन से, और एमेग्डालिन जो सायानोजेनिक ग्लूकोसाइड होता है जो कि एप्रिकॉट के सीड्स के अंदर होता है उससे भी आता है। ठीक है, एप्रिकॉट खुबानी के बीच में आपका साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड होता है, उसकी वजह से भी आपको साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। और एमेग्डालिन से आता है जो कि आपके एप्रिकॉट के सीड के अंदर होता है, या फिर जो सिंथेटिक साइनाइड होता है उससे साइनाइड की पॉइजनिंग होगी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक ऑर्डर लेस गैस होती है जो कि आग जलाने से या कार की एग्जॉशन से या फिर जो गैस हीटर्स होते हैं उसकी वजह से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, गैस हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार को एग्जॉस्ट जब आपका कार एग्जॉशंस में बनती है, और जब गैस फ्रॉम फायर्स, ठीक है, जो आग से जो गैस निकलती है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब साइनाइड के साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा कि जो बिटर आलमंड ऑर्डर आती है, उसकी बिटर आलमंड ऑर्डर आती है साइनाइड की पॉइजनिंग में, और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में पहले आपको हेडेक स्टार्ट होता है, फिर आपको डिजीनेस स्टार्ट होती है, और मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी, या ज़्यादातर फैमिली सिमिलर सिम्टम्स शो करती हैं विंटर्स के अंदर कि उनको हेडेक हो रहा होता है, डिजीनेस हो रही होती है। ये बायलैटरल ग्लोबुलस पैलिडिस के लीजन्स के साथ भी एसोसिएटेड होती है एमआरआई के ऊपर, और रेयरली हमें नजर आती है साइनाइड टॉक्सिसिटी के अंदर में बायलैटरल ग्लोबस पैलिडिस के लीजन्स नजर आते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हमें क्या होगा, बायलैटरल ग्लोबस पैलिडिस के लीजन होते हैं, और पेशेंट प्रेजेंट करता है हेडेक और डिजीनेस के साथ, और ये मल्टीपल इंडिविजुअल्स को एट अ टाइम अफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये आग जलाने से गैस बनती है, ये गैस हीटर्स की वजह से बनती है, या कार एग्जॉशन की वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये ऑर्डरलेस होती है। लेकिन जो आपकी साइनाइड की पॉइजनिंग थी उसमें आपको बिटर आलमंड की जो है ना वो ऑर्डर आती है ब्रेथ में। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर हम हाइड्रोक्सोकोबालामिन देते हैं जो कि साइनाइड के साथ बाइंड कर जाता है और सियान कोबालामिन बना देता है, और रीनल किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। या हम नाइट्राइट्स देते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं हीमोग्लोबिन को, और मेट हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मेट हीमोग्लोबिन उसके बाद साइनाइड के साथ बाइंड करता है, सियानो हीमोग्लोबिन बन जाता है, और टॉक्सिसिटी उसकी कम हो जाती है। या फिर हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं जो कि साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है थायोसाइनाइड के अंदर, और रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है। अब साइनाइड को बॉडी से निकालने के 3 तरीके हैं, आपको हाइड्रोक्सीकोबालामिन देंगे जिसमें साइनाइड कोबालामिन बन जाएगा और किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर हम नाइट्राइट्स देंगे जो हीमोग्लोबिन को बाइंड कर जाएंगे नाइट्राइट्स हीमोग्लोबिन के साथ, और मेट हीमोग्लोबिनीमिया होगा और सियान हीमोग्लोबिनीमिया, और फिर लेस टॉक्सिसिटी बन जाती है। और या फिर हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं जिसमें आपका जो साइनाइड होता है वो थायोसाइनाइड में चेंज हो जाता है, थायोसाइनाइड बना देता है और रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हम 100% ऑक्सीजन देते हैं, या फिर हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं इसकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे, हमने पहले भी पढ़ा कि जो साइनाइड की पॉइजनिंग होती है ना इसमें आपकी जो कर्व होती है वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है ना वो नॉर्मल ही होती है इनिशियली। ठीक है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग थी उसमें आपका एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की अनलोडिंग टिश्यूज़ के अंदर कम हो जाती है, और ये कंपिटिटिवली बाइंड कर जाती है खुद कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ 200 टाइम्स इसकी ज़्यादा अच्छी एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और फिर वहाँ पे आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है तो वैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। उसके बाद जो नर्व का मेटाबॉलिज्म होता है जो ब्लॉक हो जाता है साइनाइड से, साइनाइड आपके नर्व के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है, साइनाइड नर्व मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है। एक टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, हालांकि हमने आप उसको एनएफ ऑक्सीजन भी दी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हमने पहले भी बताया था कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और जो एनारोबिक मैकेनिज्म होता है
वो करेक्ट नहीं कर पाता है साइनाइड की पॉइजनिंग को भी और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को भी। और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी तो अगर आप ऑक्सीजन दे भी दोगे तो भी पेशेंट इंप्रूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसके लिए आपको या तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देनी पड़ती है या फिर हमें 100% ऑक्सीजन देनी पड़ती है। बहुत सारे टॉक्सिन्स सेल डेथ कराते हैं इंजाइमेटिक लेवल के ऊपर इंजरी प्रोड्यूस करके। साइनाइड इंटरफेयर करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के साथ, या फिर कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करके या आपके एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। एक पेशेंट है वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको साइनाइड पॉइजनिंग का सिनेरियो दिया हुआ है और अंडरलिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जो बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस आती है वो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आती है, जो मोस्ट लाइकली कंडीशन है जिसकी वजह से आपका आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कम करता है, लेकिन आपका जो ऑक्सीजन टेंशन होगी ना वो डिक्रीज नहीं होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर ऑक्सीजन टेंशन तो डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। ऑक्सीजन टेंशन कम नहीं होगी लेकिन आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में। जो फीचर है माइल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का, इसमें आपकी ऑक्सीजन की जो एबिलिटी होती है कि वो बाइंड करें हीमोग्लोबिन के साथ, वो डिक्रीज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हाइपर ऑक्सिया नहीं होता, क्योंकि जो आर्टीरियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो नॉर्मल ही रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर हाइपर ऑक्सिया नहीं होता, क्योंकि आपका जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है और डिक्रीज नहीं होता। आर्टीरियल कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो नॉर्मल रहता है। आई थिंक हमने ये साइनाइड में पढ़ा था कि सैचुरेशन आपकी नॉर्मल इनिशियली नॉर्मल होती है। अच्छा खैर, उसके बाद दिया हुआ है कि जो डिक्रीज होता है फंक्शनल हीमोग्लोबिन एज इन एनीमिया। ठीक है, फंक्शनल हीमोग्लोबिन डिक्रीज इन फंक्शनल हीमोग्लोबिन एज इन एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मेटहीमोग्लोबिनिया विल नॉट कॉज हाइपोक्सिया बिकॉज आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल। अब जब आपका फंक्शनल हीमोग्लोबिन होता है ना वो डिक्रीज करता है एज एन एनीमिया। एनीमिया के अंदर आपका फंक्शनल हीमोग्लोबिन कम हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग और मेटहीमोग्लोबिनिया एनीमिया विल नॉट कॉज हाइपरऑक्सिया बिकॉज, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है और जो मेटहीमोग्लोबिनीमिया होते हैं दोनों हाइपरऑक्सिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका जो आर्टीरियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो नॉर्मल रहता है। हाइपरऑक्सिया इसलिए नहीं होता है क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका नॉर्मल रहता है।